हमारे प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका करीब 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है ना? पर एक मिनट, अगर इतना सारा पानी है तो हम हर वक्त पानी की कमी की बातें क्यों सुनते रहते हैं? ये तो बड़ा अजीब है। तो चलिए आज इसी पजल को, इसी विरोधाभास को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, 1 मिनट के लिए सोचिए। दो दोस्त बात कर रहे हैं। एक कहता है, यार असम में जो बाढ़ आई है उसकी खबरें देखी, सब कुछ तबाह हो गया। दूसरा दोस्त जवाब देता है, हाँ यार, कितना अजीब है ना कि यही पानी जिंदगी देता है और यही पानी जिंदगी छीन भी लेता है। बिल्कुल, यही है पानी का डबल रोल, एक ही सिक्के के दो पहलू। तो यहीं से वो सबसे बड़ा सवाल उठता है। अगर हमारी दुनिया का 3/4 हिस्सा पानी से ढका है और पानी तो रिन्यू भी होता रहता है, तो फिर ये पानी की कमी की बात आती ही कहाँ से है? ये एक पहेली है और इसे समझना बहुत जरूरी है। और देखिए, ये कोई हवा में पूछा गया सवाल नहीं है, मामला बहुत सीरियस है। एक अंदाजा है कि 2025 तक, मतलब बहुत जल्द, दुनिया भर में 20 करोड़ लोग पानी की भयानक किल्लत झेल रहे होंगे। 20 करोड़! ये आंकड़ा अपने आप में बता देता है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। तो चलिए जरा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि पानी की कमी का असली चेहरा है क्या। क्योंकि देखिए, ये मामला सिर्फ बारिश कम होने का नहीं है, ये उससे कहीं कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इस तस्वीर को देखिए, ये विरोधाभास एकदम साफ दिखेगा। एक तरफ कोलकाता में बाढ़ आई हुई है, पानी ही पानी है, और उसी बाढ़ के बीच एक लड़का पीने का साफ पानी ढूंढ रहा है। और दूसरी तरफ औरतें एक एक मटका पानी के लिए घंटों लाइन में लगी हैं। तो बात साफ है ना, प्रॉब्लम पानी की क्वांटिटी की नहीं, बल्कि उसके सही मैनेजमेंट की है कि सही पानी सही जगह सही वक्त पर मौजूद हो। एक बहुत मशहूर कहावत है, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। मतलब हर तरफ पानी ही पानी, पर पीने के लिए एक बूंद नहीं। ये लाइन इस सिचुएशन पर एकदम फिट बैठती है। पानी तो शायद है, पर क्या वो पीने लायक है? क्या वो तब मिलता है जब जरूरत हो? ज्यादातर मामलों में जवाब ना ही होता है। तो आखिर ये नौबत आई क्यों? इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो हम पानी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब ओवर एक्सप्लॉयटेशन। फिर हमारी आबादी बढ़ रही है, खेती के तरीके बदल रहे हैं, इंडस्ट्रीज को पानी चाहिए, तो डिमांड आसमान छू रही है। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अनइक्वल एक्सेस की, मतलब किसी के पास जरूरत से ज्यादा पानी है और किसी के पास बिल्कुल नहीं। और इन सब के ऊपर पोल्यूशन, हमारे नदी नाले, तालाब, सब फैक्ट्री के केमिकल्स, खेती के कीटनाशक और कचरे से इतने गंदे हो चुके हैं कि साफ पानी एक सपना बनता जा रहा है। अच्छा, तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए 20वीं सदी में एक ग्रैंड सॉल्यूशन सामने आया। और वो था बड़े बड़े विशाल बांध बनाना, जिन्हें हम डैम्स कहते हैं। चलिए देखते हैं कि ये आइडिया आया कहाँ से। वैसे देखा जाए तो भारत में पानी को मैनेज करने का, बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाने का इतिहास बहुत पुराना है। कोई नई बात नहीं है ये। बहुत पहले से, मतलब हजारों साल पहले से सिंचाई के लिए पत्थर और मलबे से बांध, तालाब और नहरें बनाई जाती रही हैं। पहली सदी ईसा पूर्व से लेकर 14वीं सदी तक ऐसे कई शानदार उदाहरण हमें इतिहास में मिलते हैं। और आज़ादी के बाद इसी परंपरा को एक मॉडर्न रूप दिया गया। तब हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बड़े गर्व से इन डैम्स को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। सोचिए, मंदिर! उनका विजन था कि ये प्रोजेक्ट्स देश की तरक्की की नींव बनेंगे, देश को आगे ले जाएंगे। और इन प्रोजेक्ट्स को मल्टीपर्पस कहा गया क्योंकि इनसे उम्मीदें भी बहुत सारी थी। मतलब सोचिए, एक डैम बनेगा तो उससे खेतों को पानी मिलेगा, बिजली पैदा होगी, शहरों और इंडस्ट्रीज की पानी की जरूरत पूरी होगी, बाढ़ पर कंट्रोल होगा, और तो और मछली पालन को भी बढ़ावा मिलेगा। एक तीर से कई निशाने। लेकिन कहानी में हमेशा एक ट्विस्ट होता है ना? यहाँ भी हुआ। जिस चीज को एक परफेक्ट सोल्यूशन की तरह देखा जा रहा था, वही खुद कई नई प्रॉब्लम्स की जड़ बनने लगा। तो सवाल ये उठता है कि इन मंदिरों की परछाई में आखिर कौन से अंधेरे छुपे थे? वो कौन सी अनचाही बातें थीं जो सामने आईं? क्या इन मंदिरों की नींव वाकई उतनी मजबूत थी जितनी दिखाई दे रही थी? सोचिए, कितनी बड़ी आयरनी है। जो डैम्स बाढ़ रोकने के लिए बनाए गए थे, उन्हीं की वजह से बाढ़ आने लगी। कैसे? क्योंकि उनके जलाशयों में धीरे धीरे मिट्टी, मतलब सिल्ट, जमा हो जाती है। और यही नहीं, इन बड़े डैम्स की वजह से भूकंप का खतरा बढ़ा, पानी से जुड़ी बीमारियां फैली, और सबसे दुखद,
लाखों लोगों को अपने घर, अपनी जमीनें छोड़कर जाना पड़ा। तो जब बड़े बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की ये चुनौतियां सामने आईं तो लोगों ने सोचना शुरू किया कि क्या कोई और रास्ता है। चलिए अब जरा उन पुराने, पारंपरिक और लोकल तरीकों की तरफ देखते हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने अपने माहौल के हिसाब से पानी बचाने के बड़े ही कमाल के तरीके निकाले थे। जैसे हिमालय के पहाड़ी इलाकों में नदी नालों का रास्ता मोड़कर खेतों तक पानी लाने के लिए गुल या कुल बनाए जाते थे। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान जैसे सूखे इलाकों में बारिश के बहते पानी को रोकने के लिए मिट्टी के छोटे छोटे बांध बना दिए जाते थे, जिन्हें खादीन या जोहड़ कहते हैं। इससे पानी जमीन के अंदर चला जाता था। ये तस्वीर उसी सदियों पुरानी समझदारी को दिखाती है, जहां पानी की हर बूंद की कीमत समझी जाती थी। ये बताता है कि पानी को बचाना, उसे सहेजना हमारी संस्कृति का, हमारे जीने के तरीके का एक हिस्सा रहा है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी छत पर बारिश के पानी को जमा करना। खास तौर पे राजस्थान में ये तरीका बहुत कॉमन था। सिस्टम बहुत सिंपल है पर कमाल का असरदार है। छत पर जो बारिश का पानी गिरता है उसे पाइप के जरिए नीचे बने एक अंडरग्राउंड टैंक में इकट्ठा कर लिया जाता है। तो हमने बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग भी देख ली और पुरानी समझदारी भी। तो सवाल ये है कि अब आगे का रास्ता क्या है? इन दोनों को मिलाकर भविष्य को कैसे सुरक्षित किया जाए? आज के समय में सरकार जल जीवन मिशन जैसे बड़े प्रोग्राम चला रही है। इसका सीधा सा मकसद है कि गांव के हर एक घर तक पाइप के जरिए साफ पीने का पानी पहुंचे, ताकि लोगों की जिंदगी थोड़ी आसान हो। तो मतलब साफ है, आगे का रास्ता ये नहीं कि हम बड़े डैम्स और छोटे तालाबों में से किसी एक को चुनें। नहीं, असली चुनौती है आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सरकारी पॉलिसी को हमारे पुरखों की सदियों पुरानी समझदारी के साथ जोड़ने की। हमें बड़े प्रोजेक्ट्स भी चाहिए और पानी बचाने के वो छोटे छोटे लोकल तरीके भी अपनाने होंगे। तो आखिर में सवाल हम सब के लिए है। हमारे पास पुरखों का ज्ञान भी है और आज के जमाने के मिशन भी। रास्ता दोनों ने दिखा दिया है। अब हम सब मिलकर पानी की हर एक बूंद की कीमत कैसे समझेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक पानी से भरा सुरक्षित भविष्य छोड़कर जाएं।